वोट हम ही को दीजिएगा, हम अपने देश में शांति बना कर रखेंगे। ऐसा कहते हुए आपने बहुत ही सारे पॉलिटिशियंस को अपनी अपनी स्पीचेस में सुना होगा। तो इस स्पीचेस से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि शांति की बहुत ज़्यादा कमी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइज, हमारा जो टॉपिक है वो है पीस। हमारी पॉलिटिकल थ्योरी का ये चैप्टर है। सो गाइज, दिस इज ईशान अवस्थी एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग आज पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर पढ़ेंगे, पीस। ये हमारे वीडियो का पार्ट 1 होने वाला है और जो रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे वो हम लोग पार्ट बी में कवर करके चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जानेंगे जो कि इस चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं। सो गाइज, हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं हमारे आज के वीडियो में। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। गाइज, पीस यानी शांति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हर किसी इंसान की लाइफ में। आपकी शांति में, आपकी लाइफ में अगर शांति नहीं है तो कितनी ही आपको सुख सुविधा मिल जाए, वो सब र्यून है, वेस्ट है। आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन सुसाइड कर लेते हैं। उनके पास तो पैसा है, गाड़ी है, सारे लग्जरी कंफर्ट है, बट स्टिल उनके पास क्या नहीं है? उनके पास पीस नहीं है, शांति नहीं है, तो वो अपनी लाइफ को ही एंड कर लेते हैं। तो इससे हमें पीस की वैल्यू पता चलती है। सो गाइज, इसी वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और उसको बहुत ज़्यादा डीपली समझने के लिए हमारा चैप्टर समझते हैं इंट्रोडक्शन से। So in 19th century, German philosopher Friedrich Nietzsche glorified war. तो बहुत सारे ऐसे लोग आए इस धरती पर जिनके लिए पीस बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। उन्होंने वॉर को ग्लोरीफाई किया। उनका ये मानना था कि वॉर ही एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपकी रियल कैपेबिलिटी पता चलती है, और पीस मतलब शांति तो हर कोई रख सकता है, एक आम इंसान भी रख सकता है, बट एक जिगर वाला इंसान ही वॉर कर सकता है, ऐसा इनका मानना था। सो इनके अलावा बहुत सारे अलग अलग थ्योरिस्ट थे, उन्होंने भी इसी पर अपनी थ्योरी दी। जैसे कि हमारे इटालियन सोशल थ्योरिस्ट विल्फ्रेडो पेरिटो आर्ग्यूड दैट people who were able and willing to use force to achieve their goals constituted government elites in most of the societies. तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो लोग वॉर कर सकते हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी है और करते हैं वॉर, वो लोग लॉयंस हैं, वो लोग शेरदिल होते हैं और उनके जैसा हमें बनना चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग आए इस धरती पर जिन्होंने वॉर को ग्लोरीफाई किया और उन्हीं की वजह से पीस नहीं आ पाता है। टाइम टू टाइम सोसाइटी से पीस चला जाता है। तो द कंटेम्प्रेरी प्री ऑक्यूपेशन विद पीस कैन बी ट्रेस्ड टू एट्रोसिटीज टू 12th सेंचुरी विच रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ मिलियन ह्यूमन बींग्स। 12th सेंचुरी में जब वॉर हुआ तो हमने देखा कितनी एट्रोसिटीज हुई, किलिंग हुई, मास किलिंग्स हमें देखने को मिली। और साथ ही साथ जब हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ तब हमने देखा पूरे वर्ल्ड में कितना ज़्यादा किलिंग एट्रोसिटीज बढ़ गई। और इवन हमारी कंट्री की अगर हम बात करें, जब पार्टीशन हुआ था तब इंडिया और पाकिस्तान बोथ साइड्स में वॉर भी हुआ उसके बाद, और उस समय पर कितनी मेजर किलिंग्स हुई। तो इससे क्या सुख शांति बनी रह सकती है? नहीं। अब क्वेश्चन आता है कि पीस को मेंटेन कैसे करें। पीस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बट इसे मेंटेन कैसे करें? क्योंकि महाभारत का युद्ध ही ना होता अगर पीस ना होता। अगर पीस होता तो महाभारत का युद्ध ही ना होता, बट पीस को मेंटेन करने के लिए ही लड़ाई हुई। तो आप देख सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि पीस की डेफिनेशन ही बदल जाती है पीस एस्टैब्लिश करने में। मतलब आप देखते होंगे, अगर आपने महाभारत देखी हो या आपने सुना हो कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि वॉर इज कंपल्सरी इन एस्टैब्लिशिंग धर्मा और पीस। तो इसके लिए वॉर जरूरी था। अब बात करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो की कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब खत्म हुआ तो यूएसए ने हिरोशिमा एंड नागासाकी पे बॉम्ब गिरा दिए थे, वो भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स, जिसकी वजह से आज भी वहां पे कई सारे डिसेबल पर्सन पैदा होते हैं और 95% ऑफ देम वर सिविलियंस, मतलब आम इंसान, कॉमन पीपल थे। उनको सफर करना पड़ा। जब सोसाइटी में पीस नहीं होता है ना, तो आम इंसान को ही सफर करना पड़ता है। इसीलिए वी क्रेव फॉर पीस, और इसीलिए हम लोग पॉलिटिशियंस की स्पीच में ये पीस वर्ड जरूर सुनते हैं कि हम आपके शहर में, आपकी कंट्री में पीस बना कर रखेंगे। और इसीलिए पीस के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई गई हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ देम, और वो क्या लुक आफ्टर करती है कि पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन रहे। क्योंकि अगर दो कंट्रीज आपस में लड़ेंगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान कॉमनर्स का होगा, कॉमन पीपल का होगा, वहाँ की जनता का होगा।
तो इसीलिए पीस की इंपॉर्टेंस है और इसीलिए हम आपका ये चैप्टर पढ़ रहे हैं. सो द पेनफुल एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन जापान वेयर द 95% वर सिविलियन. नॉट इवन वर्ल्ड वॉर बल्कि कोल्ड वॉर्स भी बहुत सारे हमें देखने को मिले जिसकी वजह से पीस डिस्टर्ब रहा इस वर्ल्ड का, जैसे कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, कोरियन वॉर और डिफरेंट इटालियन वॉर. ये सारे वॉर्स भी हो रहे थे जो टेंशन बना के रखते थे कंट्री में या वर्ल्ड में, पूरे तनाव का माहौल बना के रखा हुआ. इसलिए आज के प्रेजेंट सिनेरियो में हम जो बात करते हैं ना कि पीस बना के रखो, लड़ाई से दूर रहो, इसीलिए कि हम ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है या ह्यूमैनिटी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, बल्कि हमने बहुत ही ह्यूज प्राइस ऑलरेडी पे कर रखा है वॉर करके. पहले हमारी जो गलतियां हुई उससे हमें सीख मिल रही है. हमने वर्ल्ड में बहुत सारे वॉर ऑलरेडी देख रखे हैं. सिर्फ वॉर ही नहीं बल्कि कोल्ड वॉर्स की वजह से जो टेंशन अराइज होती है, जिसकी वजह से पीस इन्फ्रिंज होता है, मतलब खतरे में आ जाता है पूरे वर्ल्ड का, वो सारे सिनेरियोज हम ऑलरेडी देख चुके हैं. तो इसीलिए आज की डेट में हम लोग पीस की इतनी बात करते हैं, इतनी चर्चा करते हैं. क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत बड़ा प्राइस पे कर चुके हैं वॉर करके. तो अब हमें वो प्राइस फिर से पे नहीं करना. हमें जो इनोसेंट पीपल हैं, आम जनता है, उसको इतना बड़ा प्राइस नहीं पे करवाना. इसलिए हम लोग पीस की बात करते हैं और इसलिए हमें पीस रखना चाहिए हमारी कंट्री में. इसके अलावा so if the people practice peace today it is because of paying a huge price for its absence. तो हम ह्यूमैनिटी के कारण या हम सब बहुत अच्छे हैं इसलिए नहीं हम लोग वॉर करते या पीस को मेंटेन करते हैं, बल्कि इसलिए कि हम ऑलरेडी बहुत बड़ा प्राइस पे कर चुके हैं. सो गाइज आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं. तो अब हम हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. द मीनिंग ऑफ पीस, मतलब व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म पीस. तो देखेंगे, पीस इज ऑफन डिफाइंड एज द एब्सेंस ऑफ वॉर. द डेफिनेशन इज सिंपल बट मिसलीडिंग. मतलब पीस को हम जनरली क्या डिफाइन करते हैं कि उस कंट्री में पीस होता है जहां पर वॉरिंग सिचुएशन नहीं होती है. मतलब इंडिया एक पीसफुल कंट्री है क्योंकि वो पाकिस्तान से नहीं लड़ रही है. बट इस डेफिनेशन में लूप होल है. क्या? कि पाकिस्तान इंडिया से तो नहीं लड़ रहा है, बट पाकिस्तान में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस कितने हैं वो भी तो काउंट होंगे ना. पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या कंडीशन है, वो लोग सिखों की रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं, या वो असैसिनेशन तो नहीं करवा देते ना हिंदू का, जो हम लोग सुनते हैं कश्मीरी पंडित्स के बारे में. जो सिनेरियो होता है पाकिस्तान में कितने सारे हिंदू थे, आज की डेट में कितने कम बचे हैं. तो उसे एक पीसफुल कंट्री नहीं कह सकते हम. पीसफुल कंट्री वो होती है जहां पे सारे ही एस्पेक्ट्स पीसफुल हों, जैसे कि कंट्री में दूसरी कंट्री से भी वॉर ना हो रहा हो और इंटरनल भी सबकी कंडीशन बहुत अच्छी हो, वुमेन्स को एक्सप्लॉइट ना किया जा रहा हो, गरीबों को एक्सप्लॉइट ना किया जा रहा हो और जीनोसाइड ना हो रहा हो, मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की मास किलिंग ना हो रही हो. तो ऐसा ही एग्जाम्पल हमें आगे देखने को मिलेगा कि दिस इज बिकॉज द वॉर इज इक्वेटेड विद आर्म कन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज. तो हम लोग इस डेफिनेशन से कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि हमेशा पीस को किससे एसोसिएट कर दिया जाता है? आर्म्ड कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंट्रीज. अगर दो कंट्रीज के बीच में आर्म्ड कन्फ्लिक्ट नहीं है मतलब वो पीसफुल है. बट दिस डेफिनेशन इज कंप्लीटली रॉन्ग. सो however what happened in Rwanda and Bosnia was not a war of this kind, yet it represented the absence of peace. तो रवांडा और बोस्निया इन कंट्रीज में क्या हुआ था? जीनोसाइड हुआ था. एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को मार दिया गया था विद इन द कंट्री. तो उसे एक पीसफुल कंट्री कहेंगे? उन्होंने तो दूसरी कंट्री में वॉर नहीं किया था, अपनी ही कंट्री में जीनोसाइड किया था, बट उसे भी एक पीसफुल कंट्री नहीं कहेंगे. तो एक सही डेफिनेशन क्या हो सकती है कि द सेकेंड स्टेप इन डिफाइनिंग पीस वुड बी टू सी इट्स एब्सेंस ऑफ वायलेंट कन्फ्लिक्ट of all kinds including war, riot, massacre, assassination और simple attack. मतलब हर तरह के वॉयलेंट एक्टिविटीज से दूर रहे उसे पीसफुल कंट्री कहते हैं. जस्ट लाइक वॉर, रियोट, मैसेकरे, असैसिनेशन और सिंपल अटैक. नाउ आई होप आपको असली मीनिंग समझ में आई होगी पीस की. हमारी सोसाइटी में कई सारे स्ट्रक्चरल वॉयलेंस देखे गए हैं जो कि मुख्य कारण है, मेजर रीजन है जिसकी वजह से हमारी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है कंप्लीटली. तो उन्हीं स्ट्रक्चरल वॉयलेंस को अगर हम खत्म कर देंगे तो पीस अपने आप पूरे वर्ल्ड में इस्टेब्लिश हो जाएगा.
तो उन्हीं स्ट्रक्चरल वायलेंस के बारे में जानेंगे हमारे इस टॉपिक में। The traditional caste system treated certain groups of people as untouchables till it was outlawed by the Constitution of India. इंडिया में पहले क्या था, कास्ट सिस्टम चलता था, मतलब 4 वर्ण में डिवाइड थी सोसाइटी हमारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। तो शूद्रा को लोअर कास्ट का माना जाता था और बाकी 3 जो अपर कास्ट थी उनको सर्व करे ऐसा माना जाता था। बट जैसे ही एज सुन एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, द इक्वालिटी का जैसे ही प्रोविजन आया, सब इक्वल, सबको इक्वल स्टेटस मिला, वैसे ही अनटचेबिलिटी एबॉलिश कर दी गई और एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया। तो इसकी वजह से कास्ट सिस्टम खत्म हुआ। इसके अलावा while the social order based on class appears more flexible, it too generate a great deal of inequality and oppression. तो जो सोशल ऑर्डर है जिससे हमारी यूरोपियन सोसाइटी में देखने को मिला कि 3 क्लासेस बना दी गई थी, क्लर्जी, नोबैलिटी एंड कॉमन पीपल। तो क्लर्जीज और नोबैलिटी अपर कास्ट थी, बाकी जो कॉमनर्स थे वो 3rd क्लास में थे। तो जो टैक्सेस थे वो बहुत ज़्यादा इम्पोज कर दिए गए थे 3rd क्लास पे, और जो फ्रीडम थी हर चीज़ की, फ्रीडम टू लिव, फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन या फ्रीडम टू गो एनीवेयर यू वांट, एक्सेस टू एनीथिंग, वो किसे मिलता था? सिर्फ अपर 2 कास्ट को मिलता था, क्लास को मिलता था, जो कि थी क्लर्जी और नोबेलिटी, और कॉमन पीपल को एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे स्ट्रक्चरल वायलेंस का। इसके अलावा patriarchy entails a form of social organization that result in systematic subordination and the discrimination of women. तो कई जगह पर पैट्रियार्कल सोसाइटी है। पैट्रियार्कल मतलब जो फादर बेस्ड सोसाइटी होती है, मतलब जहाँ पर जो विमेन होती है वो शादी करके कहाँ जाती है? अपने हस्बैंड के जाती है, और जो सरनेम होता है विमेन का वो अब हस्बैंड के नाम पर बन जाता है, उसे पैट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं। तो उन्होंने वुमेन्स को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया, उनको उनकी पसंद से शादी नहीं करने को मिलती थी, उन्हें अपनी पसंद की जॉब नहीं कर सकती थी, उन्हें जो कहा जाता था वही फॉलो करना पड़ता था। और आज भी ये देखने में, हमें सुनने में अजीब लगता है, बट बहुत सी जगह ये प्रेवलेंट है कि वुमेन्स आज भी एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर सकती हैं। तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रक्चरल वायलेंस के ही आउटकम हैं। आफ्टर दैट कॉलोनियलिज्म स्टिल प्रिवेल्स इन द वर्ल्ड। अब कॉलोनियलिज्म हमारी कंट्री में भी आया, इंपीरियलिज्म, हमने भी अंग्रेज़ों के अंडर में हमें रहना पड़ा था और बहुत साल उन्होंने राज किया भारत पर। तो ये एक स्ट्रक्चरल वायलेंस का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। क्यों? क्योंकि एक एलियन कंट्री से आते हो आप, मतलब दूसरी कंट्री से आते हो और हमारी कंट्री पर रूल करने लगते हो, तो आप क्या स्प्रेड कर रहे हो? हेट्रेड स्प्रेड कर रहे हो, वायलेंस स्प्रेड कर रहे हो। तो वो सोसाइटी में पीस को खत्म करती है, तो उसे खत्म करना चाहिए। इसके अलावा रेसिज्म एंड कम्युनलिज्म इन्वॉल्व द स्टिग्मेटाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ एंटायर सोसाइटी। जो रेसिज्म है, आप देख रहे होंगे प्रेजेंट डे में अमेरिका में या यूएसए में ब्लैक लाइव्स मैटर का स्लोगन लगाया गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो ब्लैक पीपल हैं उनको अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो इसके लिए जब लोग अवेयर हो रहे हैं तो वो उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो गाइज, ये जो डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चरल वायलेंस हैं, इनके एस्पेक्ट अगर हम समझें और इनका डीप रूट फाइंड करें कि ये कहाँ से आ रहे हैं, इसकी जड़ क्या है, तो हम इसे खत्म कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चरल वायलेंस का एग्जांपल है, मॉनेटरी बेस्ड भी होता है कि अगर आप ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, आप रिच हो, आप हाई ऑर्डर में चले जाओगे तो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, जो कम पैसे कमा रहा है उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तो इसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं? अमेरिका ने इसने बहुत अच्छा एग्जाम्पल निकाला कि आप वर्क की वैल्यू करना सीखिए। आप ये नहीं देखिए कि कोई इंसान क्या आपको सर्व कर रहा है, आप ये देखिए कि इंसान सर्व कर रहा है, एटलीस्ट ही इज़ वर्किंग। तो हमें वर्क की वैल्यू अगर हमने करनी सीख ली तो हमें सारे ही इंसान इक्वल दिखाई देंगे। और जो ये सारे हमने वायलेंस के एग्जाम्पल देखे, अगर इनकी डीप रूट फाइंड करेंगे और इन्हें ख़त्म कर देंगे तो हमारी सोसाइटी में पीस डेफिनेटली इस्टेब्लिश हो सकता है। सो आई होप आपको स्ट्रक्चरल एग्जाम्पल समझ में आए होंगे वायलेंस के। अब हम चलते हैं हमारे आज के वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है एलिमिनेटिंग वायलेंस। The Constitution of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization rightly observes, since war began in the minds of men, it is in the mind of men that the defenses of peace must be constructed। मतलब यूनाइटेड नेशंस की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये बोला
कि जब जो वॉर होता है वो एक इंसान के दिमाग में पहले आता है, तब वो एक्चुअली में इम्प्लीकेट होता है। अगर आप पहले वॉर के बारे में सोचेंगे ना, तभी तो आप उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। तो जब आप वॉर की जगह पीस के बारे में सोचेंगे, हार्मनी के बारे में सोचेंगे, तो वॉर अराइज ही नहीं होगा, तो सोसाइटी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा और स्ट्रक्चरल वायलेंस जैसी कोई सिचुएशन अराइज ही नहीं होगी। इसके अलावा several age-old principles and practices like compassion and meditation are geared precisely to the facilitation of such endeavor। मतलब पहले की सोसाइटीज में जिस तरह के फॉर्म्स होते थे, कंपैशन सोसाइटी में होता था लोगों के लिए, और मेडिटेशन होता था। जब लोग मेडिटेट करते हैं तो लोगों का दिमाग एक अच्छी जगह, एक पॉजिटिविटी की तरफ लगता है, उनका सारा जो डायरेक्शन होता है वो प्रोडक्टिव चीज़ों में लगता है, ना कि वॉर जैसी खतरनाक या विध्वंसक चीज़ों में नहीं लगता। तो इसकी वजह से सोसाइटी एक बेटर प्लेस हो जाती है टू लिव एंड सर्वाइव। आफ्टर दैट, मॉडर्न हीलिंग टेक्निक्स लाइक साइको एनालिसिस कैन परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। तो अगर आप पुरानी टेक्निक्स नहीं कर पा रहे हैं, मेडिटेट नहीं कर पा रहे, या कंपैशन का सिद्धांत सोसाइटी में नहीं लागू करवा पा रहे हैं, तो आप मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करिए, जैसे कि साइको एनालिसिस थेरेपी। इसमें क्या होता है कि आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं या किसी ऐसे इंसान के पास जाएं जो आपको काउंसलिंग दे सकता हो, जो आपको राइट और रॉन्ग के बारे में अच्छे से समझा सकता हो, एक्सप्लेन कर सकता हो। तो उसकी बदौलत आप समझ पाएंगे कि आपके लिए क्या बेनिफिट वाली चीज़ है और क्या नुकसान कर सकती है, या आप सोसाइटी को किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी थेरेपी मानी जाती है। आफ्टर दैट, however, we have noted that violence does not originate merely within the individual psyche, but also rooted in the certain social structure। मतलब कि जो वायलेंस होता है वो एक इंडिविजुअल की साइक में ही नहीं होता है, मतलब एक इंडिविजुअल के दिमाग में ही सिर्फ वायलेंस नहीं होता है, बल्कि कई जगह सोसाइटी ऐसे फॉर्म होती है, ऐसे सोशल स्ट्रक्चर बने होते हैं कि अपने आप जब बचपन से वही चीज़ देखते जा रहे होगे तो आप भी वही चीज़ फॉलो करने लग जाओगे। बहुत सी सोसाइटी में सैक्रिफाइसेस माने जाते हैं कि आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा किसी इनोसेंट जानवर का या किसी इंसान का, तब जाके आपसे भगवान खुश होंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? आप बचपन से वही चीज़ देख रहे हो, आपको वही बताया गया है कि यही सही है, तो आप उसे फॉलो करने लग जाओगे। बट जब आप साइको एनालिटिक थेरेपी लेंगे, आपको पता रहेगा कि क्या सही है क्या गलत, आप खुद से डिसीजन ले पाएंगे और स्ट्रक्चरल वायलेंस जैसी कंडीशन अराइज नहीं हो पाएगी। लास्टली, elimination of structural violence necessitates the creation of just and democratic society। तो जब इन सारे ही स्ट्रक्चरल वायलेंस को खत्म कर देंगे सोसाइटी से, तभी एक डेमोक्रेटिक और हार्मोनियस सोसाइटी बन पाएगी। तो गाइज, आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका कल, जिसमें कि पार्ट बी में बाकी सारे हम लोग चैप्टर्स या टॉपिक्स कवर करेंगे और उस वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जानेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं। सो तब तक के लिए बाय। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप और सब्सक्राइब करो यार, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।